अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग ज्यूरिस टेल्स और मैं हूँ कायनात फातिमा। हमारी कॉपीराइट ऑर्डिनेंस की प्लेलिस्ट जारी है और आज हम लेक्चर 2 कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशंस तक सेक्शंस कवर कर लिए थे। आज हम सेक्शन 3 से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली थर्ड सेक्शन हमारा मीनिंग ऑफ कॉपीराइट बता रहा है। अब सेक्शन 3 हमारे पास मज़ीद फर्दर 4 सेक्शंस 4 क्लॉजेस के अंदर डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हम इसका क्लॉज 1 देखेंगे। क्लॉज 1 के भी 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। ये फर्दर सब क्लॉजेस के अंदर डिवाइडेड है, A, B, C एंड D। तो क्लॉज 1 की ओपनिंग हमें बता रही है कि सिंपली इस ऑर्डिनेंस के अंदर जहाँ भी कॉपीराइट का वर्ड यूज़ होगा तो उससे मुराद है कि किसी पर्सन के पास एक्सक्लूसिव राइट पजेस कर रहा है, ठीक है। एक पर्सन जो एक्सक्लूसिव राइट्स पजेस कर रहा है, यानी कि उसके पास ऐसे राइट्स हैं जो कि दूसरों को उसके राइट से एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। इस वर्ड को अगर देखा जाए बेसिकली दूसरे पर्सनस को उसके राइट को परस्यू करने के लिए एक्सक्लूड कर रहा है, ठीक है। तो कॉपीराइट बेसिकली इसका मकसद क्या है, एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। अब ये फर्दर हमें सब क्लॉजेस बनाकर इसमें समझाया गया है। तो क्लॉज 1 के अंदर कहा जा रहा है, अब यहाँ पर क्लॉज 1 के अंदर पर्टिकुलरली लिटरेरी, ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क से रिलेटेड बात की जा रही है कि अगर कोई बंदा लिटरली ड्रामेटिक या म्यूज़िकल वर्क को प्रोड्यूस करता है तो अब उसके पास ये 9 ग्राउंड्स हैं, ठीक है। अब ये अथॉरिटी उसको मिल जाती है, ठीक है। वो अब इन 9 वर्क्स को, इन 9 एक्ट्स को परफॉर्म कर सकता है ओवर हिज ओन क्रिएशन, ठीक है, जो उसने क्रिएट की है। अब वो चाहे ड्रामेटिक हो या वो लिटरेरी हो या वो म्यूज़िकल वर्क हो, ठीक है। उसको अब कॉपीराइट उन तमाम चीज़ों पे एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएंगे। अब उसके ऊपर ये तमाम एक्ट्स वो परफॉर्म कर सकता है। पहला काम वो क्या कर सकता है कि अपने उसी काम को रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, इनटू एनी मटेरियल फॉर्म। यानी कि उसने अगर यानी कि उसको रिप्रोड्यूस का मतलब क्या है, उसको उसके अंदर अडॉप्टेशन यानी कि उसके अंदर कुछ चेंजेस लेकर आ जाना, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल वो पर्सन है, उसने क्या किया है कि उसने कोई पेंटिंग बनाई है। अब उसको अगेन वो उस पेंटिंग के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहे तो वो कर सकता है, उसको रिप्रोड्यूस कर सकता है। या फिर उसकी अगर रिप्रोडक्शन से हवाले से कि उसको शाया करना, ठीक है, किस तरह से शाया करना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, उसने बुक लिखी है, उसने बुक को उसको एक फ्रेमवर्क उसने दिया है उसका, ठीक है, उसका टाइटल कुछ दिया है। अब उसको अगेन वो चेंज करना चाहता है उस बुक का टाइटल, तो अब वो कर सकता है, ठीक है। उसके मटेरियल फॉर्म करना कोई भी चेंजेस ला सकता है, ठीक है। यानी कि उसने रिप्रोड्यूस, इसको रिप्रोड्यूस कहेंगे। प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस में यही फ़र्क है कि प्रोड्यूस यानी जो फर्स्ट टाइम किया जाता है, जो फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया जाता है उसको प्रोड्यूस कहते हैं, ठीक है। अगर उसी वर्क के अंदर कुछ चेंजेस कर दी जाए, ठीक है, तो उसको रिप्रोड्यूस कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेकंड ग्राउंड बताया जा रहा है पब्लिश का, कि वो अपने उस वर्क को पब्लिश कर सकता है। डेफिनेटली उसने उसके ऊपर कॉपीराइट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो अब उसको शाया कर सकता है। यानी कि पब्लिक, यहाँ पर पब्लिकेशन का या पब्लिश का जो मतलब है वो यही है कि वो पब्लिक के सामने उसको शो कर सकता है, उसको मल्टीपल कॉपीज़ बनाकर पब्लिक के लिए शाया कर सकता है, रिलीज़ कर सकता है। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट बताया जा रहा है कि वो अपने उसको परफॉर्म यानी कि उसको पब्लिक के सामने परफॉर्म भी कर सकता है। अगर वो चाहे तो उसको परफॉर्म कर सकता है। अब ये परफॉर्मेंस किसी भी तरह से हो सकती है, ये थ्रू ड्रामा प्ले भी हो सकती है या किसी और तरीके। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने कोई यहाँ पर कोई म्यूज़िक रिकॉर्ड किया है, ठीक है, उसने कोई गाना रिकॉर्ड किया, अब उसको वो स्टेज पे खड़े होकर सिंग कर रहा है तो वो कर सकता है। डेफिनेटली उसने खुद ने अपना गाना लिखा है तो यहाँ पर वो उसको उसकी परफॉर्मेंस भी दे सकता है पब्लिक के सामने, ठीक है। परफॉर्मेंस बेसिकली लाइव परफॉर्म यहाँ पर जो पब्लिक के सामने खड़े होकर दी जाती है उसको परफॉर्मेंस कहा जाता है, ठीक है। इससे मुराद स्टेज परफॉर्मेंस है। अब यहाँ पर फोर्थ ग्राउंड बताया जा रहा है कि अगर पर्सन है, पर्सन के अगर कॉपीराइट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ड्रामेटिक, लिटरेरी या म्यूज़िकल वर्क के ऊपर, तो उसके ऊपर उसको मज़ीद एक और ग्राउंड दिया जा रहा है कि अपने उस वर्क को वो ट्रांसलेट भी कर सकता है, ठीक है, उस वर्क की ट्रांसलेशन कर सकता है। या अगर उसने ऑलरेडी ट्रांसलेशन करी हुई है, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने एक गाना गाया उर्दू के अंदर, ठीक है, और अब उसने उसको ट्रांसलेट कर दिया हिंदी के अंदर, ठीक है। और अब वो जो ट्रांसलेटेड वर्जन है उसके अंदर वो क्या कर सकता है, एडोप्टेशन, उसके अंदर रिप्रोडक्शन वापस से ला सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। यानी कि उसने हिंदी में गाना गाया, अब वो किसी वर्ड को चेंज करना चाह रहा है तो उसके अंदर रिप्रोड्यूस कर सकता है उसको। फॉर एग्जांपल उसने बुक लिखी है, उसने अपनी बुक लिखी थी इंग्लिश के अंदर, उसको ट्रांसलेट कर दिया उर्दू के अंदर। अब वो चाहता है अपने उर्दू वर्जन को ही कुछ इसके अंदर चेंजेस लेकर आ जाए, तो उसमें जो चेंजेस ला के उसको वापस से शाया करेगा तो ये कहलाएगा रिप्रोड्यूस। और अब मज़ीद ग्राउंड्स बताए जा रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट बताया जा रहा है कि अपने उस वर्क को
सिनेमेटोग्राफिक वर्क के अंदर भी वो यूज़ कर सकता है या उसका रिकॉर्ड भी बना सकता है। ठीक है, सिनेमेटोग्राफिक वर्क यानी कि मूवी के अंदर यूज़ करवा सकता है, या उसका रिकॉर्ड यानी कि हमने इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी लेक्चर 1 के अंदर कवर की थी। अगर आपका ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लेक्चर 1 देख सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा है, उसने अपनी उसने सॉन्ग गाया, ठीक है, अब उसको इजाज़त दे सकता है किसी को भी कि वो किसी भी मूवी में यूज़ कर सके। ठीक है, अब उसके पास अथॉरिटी या तो वो खुद भी यूज़ कर सकता है अपनी ही किसी मूवी के अंदर, या फिर वो किसी और को भी ऑथोराइज़ कर सकता है। ठीक है, इजाज़त दे सकता है। अब है हमारे पास सिक्स्थ ग्राउंड। इसके अंदर बेसिकली कॉपीराइट होल्डर को राइट दिया जा रहा है कि वो अपने वर्क को ब्रॉडकास्ट भी कर सकता है। यानी हमने ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट का कॉन्सेप्ट अपनी प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर कर लिया था। तो बेसिकली अब वो चाहे तो उसको कम्युनिकेट कर सकता है थ्रू दैट ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, पब्लिक से। सेवेंथली जो पर्सन जो कॉपीराइट होल्डर है उसको एडेप्टेशन का भी राइट मिल जाता है। ठीक है, अगर वो कॉपीराइट होल्डर है तो उसके पास फुल राइट है कि वो अपने वर्क के अंदर एडेप्टेशन भी करवा सकता है, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट भी कर सकता है। इसका कॉन्सेप्ट भी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अच्छे से कवर कर लिया था। अब सिंपली हमें 8 पॉइंट के अंदर ये बताया जा रहा है कि ऊपर जितने हमने पॉइंट्स डिस्कस किए 1 से लेकर 6 तक, ठीक है, वो उसके पास राइट्स है अपने उन तमाम वर्क को वो ड्रामेटिक, आर्टिस्टिक और म्यूजिकल वर्क को वो इन तमाम कामों के अंदर यूज़ कर सकता था। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक हमने ये देखा था। अब जिनके अंदर उसने इन तमाम काम को यूज़ किया है, अपने उस कॉपीराइट एग्जिस्टिंग वर्क को यूज़ किया, उसके अंदर उसी वर्क के ऊपर एक और उसके पास राइट आ जाता है ट्रांसलेशन एंड अडेप्टेशन का। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन था, उसने क्या किया, उसने एक म्यूज़िक रिकॉर्ड किया और उसको एक सिनेमेटोग्राफिक वर्क के अंदर उसने यूज़ कर लिया। ठीक है, जैसे हमने पॉइंट नंबर 5 के अंदर देखा था। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 5 के अंदर जैसे उसने सिनेमेटोग्राफिक वर्क के अंदर अपना म्यूजिकल वर्क को यूज़ किया था, अब इसके पास पॉइंट नंबर 8 जो है पावर दे रहा है कि अब उस सिनेमेटोग्राफिक वर्क के ऊपर उसका राइट है कि अपने उसको सिनेमेटोग्राफिक वर्क को कन्वर्ट कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है, ठीक है, और एडेप्टेशन भी करवा सकता है उसी सिनेमेटोग्राफिक वर्क के ऊपर। ठीक है, जिसके अंदर यानी कि उसने ऊपर से 1 से लेकर 6 तक जितने भी उसने राइट्स परस्यू किए थे उसके अंदर मजीद एक और राइट उसको मिल जाता है ट्रांसलेशन एंड एडेप्टेशन का। पॉइंट नंबर 9 हमें सिंपली बता रहा है, यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्राम से रिलेटेड बात हो रही है कि अगर जो होल्डर है वो, अगर जो कॉपीराइट होल्डर है वो उसके राइट्स जो है कंप्यूटर प्रोग्राम के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो किसी को भी ऑथोराइज कर सकता है रेंट लेने के लिए। ठीक है, वो किसी और को भी ऑथोराइज कर सकता है कि ये मेरा प्रोग्राम है, आप इसके बदले अपना मतलब कमीशन वगैरह ले, आप इसको लीज कर दो, या फिर वो खुद भी रख सकता है। यानी कि पॉइंट नंबर 9 से हमें एक बात पता चल रही है कि यहाँ पर कोई भी पर्सन अपनी मर्ज़ी से किसी और के प्रोग्राम के ऊपर रेंट नहीं यूज़ कर ले सकता। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो एक्चुअल कॉपीराइट होल्डर है वो अलाउ करे, ऑथोराइज़ करे, तभी वो रेंटल वसूल कर सकता है। तो ये बेसिकली समरी है। हमने अभी जो सेक्शन 1A डिस्कस किया, इसमें बेसिकली जो कॉपीराइट होल्डर है उसके पास ये तमाम राइट्स आ जाते हैं कि उनको परस्यू कर सकता है अपने वर्क के ऊपर। ठीक है, ये बेसिकली एक्सक्लूसिव राइट्स हैं जो एक पर्सन को मिल जाते हैं जब वो कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इन्वेंट करता है, अगर उसको ओन करता है। अब हम सब क्लॉज बी देखेंगे। अब सब क्लॉज बी के अंदर आर्टिस्टिक वर्क से रिलेटेड बात करेंगे। इससे पहले हम सब क्लॉज ए जो हमने देखा था उसके अंदर ड्रामेटिक, लिटरेरी और म्यूजिकल वर्क से रिलेटेड हमने देखा था। अब यहाँ पर बेसिकली जो कॉपीराइट होल्डर है उसके अपने आर्टिस्टिक वर्क के ऊपर कौन कौन से राइट उसको मिल जाते हैं, कौन कौन से एक्सक्लूसिव राइट उसको मिल जाते हैं, हम उनको देखेंगे। सो बेसिकली कॉपीराइट होल्डर खुद भी कर सकता है या किसी और को ऑथराइज भी बना सकता है। इसमें से सबसे पहला काम है कि वो अपने वर्क को, अपने उस आर्टिस्टिक वर्क को दोबारा से रिप्रोड्यूस भी कर सकता है इनटू मटेरियल फॉर्म। ठीक है, यानी कि हमने और देखा कि अगर एक बंदा है उसने अपने माइंड के अंदर एक स्केच सोचा और अब उस स्केच को वो क्या कर रहा है, उसको अपने पेपर पे पेंट कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, उस आइडिया को अपने पेपर पे मटेरियल फॉर्म के अंदर लेकर आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है अपने वर्क को। सेकेंडली उसके पास राइट आ जाता है कि वो अपने वर्क को पब्लिश भी करवा सकता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड उसके पास राइट आ जाता है कि वो अपने इस वर्क को सिनेमेटोग्राफिक वर्क के अंदर भी यूज़ कर सकता है। ओके, और या फिर वो किसी और को अथॉरिटी दे सकता है कि उसका वर्क सिनेमेटोग्राफिक वर्क या किसी और वर्क के अंदर यूज़ कर लिया जाए। अब अगर इस आर्टिस्टिक वर्क को
टीवी पर शो करना हो, तो पॉइंट नंबर 4 हमें बताता है कि अब ये अथॉरिटी भी कॉपीराइट होल्डर के पास है, वो ही अलाउ करेगा कि इसका वर्क टेलीविज़न पे शो किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अब पॉइंट नंबर 5 बता रहा है कि उस कॉपीराइट होल्डर के पास उसका जो आर्टिस्टिक वर्क है उसके ऊपर वो एडेप्टेशन भी करवा सकता है अपने आर्टिस्टिक वर्क के अंदर। ठीक है, हमें पता है एडेप्टेशन यानी कि एक वर्क की फॉर्म को दूसरी वर्क की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देना। फॉर एग्जांपल आर्टिस्टिक वर्क को सिनेमेटोग्राफिक वर्क के अंदर कन्वर्ट कर देना, या आर्टिस्टिक वर्क को किसी और टाइप ऑफ वर्क के अंदर कन्वर्ट कर देना, ये एडेप्टेशन कहलाएगा। अब पॉइंट नंबर 6 बता रहा है कि अगर किसी पर्सन ने एडेप्टेशन करते हुए अपना वर्क को एडेप्टेड बना लिया है, तो अब उस एडेप्टेड वर्क के ऊपर भी उसके पास राइट्स एग्जिस्ट करते हैं कि वो अपनी उसके बाद अथॉरिटी आती है कि उस एडेप्टेड वर्क को भी वो किसे अलाउ करता है यूज़ करने के लिए और किसे अलाउ नहीं करता, वो कैसे उनको यूज़ करना चाहता है और कैसे यूज़ नहीं करना चाहता। ठीक है, उस एडेप्टेड वर्क के ऊपर भी उसी पर्सन्स के राइट्स हैं। अब मूविंग टूवर्ड्स सब क्लॉज सी। अब सब क्लॉज सी सिनेमेटोग्राफिक वर्क से रिलेटेड है। अगर कोई पर्सन है जिसके ऊपर सिनेमेटोग्राफिक वर्क के ऊपर उसके राइट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, कॉपीराइट होल्डर है सिनेमेटोग्राफिक वर्क का, तो उसके पास एक्सक्लूसिव राइट्स आ जाते हैं। और अब उस एक्सक्लूसिव राइट्स के पास उसके पास अथॉरिटी आ जाती है कि वो खुद या किसी और को ऑथोराइज कर सकता है किन किन कामों करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट हमें बता रहा है कि टू मेक कॉपी ऑफ दैट वर्क, यानी कि उसको अच्छा वर्ड कॉपी, ये भी हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर इसको डीपली देखा था। बेसिकली कॉपी का मतलब होता है हमारे इस ऑर्डिनेंस के अंडर कि उस वर्क को ने किसी भी वर्क को एक फिक्स मीन के अंदर स्टोर करवा देना। ठीक है, इसको हम कॉपी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई मूवी बनाई गई है उसको सीडी के अंदर सेव कर लेना, इसको हम कहेंगे कॉपी। ठीक है, तो अब यहाँ पर उसी पर्सन के पास राइट है कि उसकी कॉपी बना सकता है। ठीक है, अब सेकंड उसके पास राइट आ जाता है कि अब उसके पास राइट है कि अपने इस वर्क को पब्लिक को वो शो कर सकता है। ठीक है, अपना ये वर्क पब्लिक को शो कर सकता है थ्रू, मतलब विजुअल इमेजेस भी शो कर सकता है और वो साउंड्स टू बी हेयर्ड, ठीक है, ये भी अलाउ कर सकता है। ठीक है, वो चाहे तो पब्लिक को दिखाए अपनी उस सिनेमेटोग्राफिक वर्क की साउंड सुनाए, दोनों करवाए या कोई भी एक करवाए। ठीक है, तो भी उसके पास पूरा राइट है, वो इन दोनों को कंट्रोल कर सकता है। पॉइंट नंबर 3 हमें बता रहा है कि अब उसके सिनेमेटोग्राफिक वर्क के अंदर अगर कोई साउंड ट्रैक्स वगैरह यूज़ किए गए हैं तो उन साउंड ट्रैक्स को अलग से किसी रिकॉर्ड के अंदर एम्बडी करवा देना, ये भी उसी पर्सन के पास राइट है कि वो खुद ये टास्क परफॉर्म करे या किसी और को ऑथोराइज करे। ठीक है, यानी कि उसकी परमिशन के बगैर उसके सिनेमेटोग्राफिक वर्क में से कोई भी साउंड ट्रैक्स उठाकर कोई पर्सन रिकॉर्ड के अंदर स्टोर नहीं करवा सकता। फोर्थ, उसके पास अथॉरिटी आ जाती है कि वो अपने इस वर्क को ब्रॉडकास्ट भी कर सकता है और करवा भी सकता है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थली उसके पास आ जाती है कि वो अपने सिनेमेटोग्राफिक वर्क के ऊपर रेंटल्स भी वसूल कर सकता है और बेसिकली दूसरों को अथॉराइज भी कर सकता है कि वो उसके सिनेमेटोग्राफिक वर्क के ऊपर रेंटल्स वसूल करें। यानी कि उसकी परमिशन के बगैर कोई और थर्ड पार्टी उसके सिनेमेटोग्राफिक वर्क के ऊपर रेंटल्स वसूल नहीं कर सकती, लीज वसूल नहीं कर सकती। तो ये तमाम राइट्स है जो सिनेमेटोग्राफिक वर्क के ऊपर एग्जिस्ट करते थे। अब हम देखेंगे सब क्लॉज डी। अब यहाँ पर रिकॉर्ड से रिलेटेड बात की जा रही है। इन केस ऑफ रिकॉर्ड, अब रिकॉर्ड क्या होता है, ये एक ऐसे ही डिवाइस होती है जिसके अंदर साउंड ट्रैक्स रिकॉर्डेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली साउंड से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, अब इसके अंदर म्यूज़िक वगैरह या कुछ और चीज़ भी आ सकती है। ठीक है, ऑडिबल फॉर्म ऑफ बुक्स भी आ सकती है। ठीक है, एवरीथिंग इंक्लूडेड इन साउंड, सब कुछ आ सकता है। ठीक है, अब रिकॉर्ड बेसिकली एक डिवाइस होती है जिसके साउंड ट्रैक्स होते हैं रिकॉर्डेड। अब यहाँ पर जो पर्सन इस रिकॉर्ड को पजेस करता है, ओन करता है, उसके पास अथॉरिटी आ जाती है कि वो इन तमाम राइट्स को यूटिलाइज कर सकता है। सबसे पहला उसके पास राइट आ जाता है कि वो इन रिकॉर्ड्स को दूसरी रिकॉर्डिंग के अंदर एम्बडी करवाने की अथॉरिटी दे सकता है और ख़ुद भी कर सकता है। ठीक है, यानी कि एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड के अंदर डालना। ठीक है, सेम ही रिकॉर्डिंग को दूसरे रिकॉर्ड के अंदर सेव कर देना, ट्रांसफ़र कर देना, कॉपी करवा देना। ठीक है, तो इसको भी हम कहेंगे कि ये भी उसके पास राइट आ जाता है या वो किसी और को ऑथोराइज कर सकता है।
सेकंड पॉइंट हमें बता रहा है, अगर इस रिकॉर्ड को सिनेमेटोग्राफिक वर्क के अंदर यूज़ करना है, ठीक है, सिनेमेटोग्राफिक वर्क के बैक पर जो साउंड ट्रैक्स चल रहे हो तो उसमें यूज़ करना है, तब भी इस पर्सन से जो बेसिकली इस रिकॉर्ड को ओन करता है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये साउंड ट्रैक कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का भी साउंड हो सकता है, कोई फेमस कोट हो सकता है, किसी फेमस पर्सन की स्पीच भी हो सकती है, ठीक है, तो ये सब इसके अंदर रिकॉर्ड्स के अंदर आ जाती हैं। अब थर्ड पॉइंट हमें बेसिकली बता रहा है कि अगर इसी साउंड ट्रैक्स को अगर पब्लिक के सामने शो करना है, एग्जीबिशन करवानी है इन रिकॉर्ड्स की, तब भी उस पर्सन से पहले अथॉरिटी ली जाएगी। वो पर्सन अगर ऑथोराइज करेगा तभी इस वर्क को हम पब्लिक के सामने शो कर सकते हैं, यानी पब्लिक को अलाउ कर सकते हैं टू बी हेयर्ड इट। अब फोर्थली हमें सिंपली बताया जा रहा है, अगर इन्हीं रिकॉर्ड्स को ब्रॉडकास्ट करना है तो तब भी उसी पर्सन से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो क्लॉज 1 के अंदर हमने तमाम राइट्स देखे, जो एक्सक्लूसिव राइट्स बेसिकली देखे जो ओनर जो है पजेस करता है। अब क्लॉज 2 हमें बता रहा है, अब हम मूविंग टूवर्ड्स क्लॉज 2। अब क्लॉज 2 में बताया जा रहा है कि ऊपर सब सेक्शन 1 था, ठीक है, जो क्लॉज 1 था उसके अंदर जितने भी हमने अभी राइट्स देखे, ठीक है, जितने भी हमने उसके वर्क देखे जिसके जो ओन कर रहा था पर्सन, अब उस पूरे वर्क में से वही सेम चीज़ जो हमने ऊपर पढ़ी है, ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे वर्क के ऊपर अप्लाई होगी, ठीक है, वो इवन उस वर्क के एक छोटे से पार्ट के ऊपर भी अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा है उसने गाना गाया, ठीक है, उस गाने को वो ओन कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब वो दूसरों को एक्सक्लूड कर रहा है कि वो पूरा गाना नहीं ले सकते, ठीक है। ये बात तो ठीक है कि कोई पर्सन उसका पूरा गाना नहीं चुरा सकता, लेकिन यहाँ पर उसका कोई पार्ट, ठीक है, उस गाने का कोई एक पार्ट भी या कोई एक मेलोडी उसके गाने की, वो भी कोई और पर्सन नहीं उठा सकता, ठीक है, इवन उसका पार्ट उसके ऊपर भी सेम रूल्स अप्लाई होंगे। अब सब सेक्शन 3 बेसिकली हमें बताता है कंपाइलेशन ऑफ डेटा के ऊपर किसके राइट्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर कोई एंटिटी, कोई पर्सन किसी डेटा की अरेंजमेंट, ठीक है, किसी डेटा को कलेक्ट करता है, तो अब उसकी जो कंपाइलेशन है उसके ऊपर उस एंटिटी के राइट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उस डेटा के ऊपर नहीं। उस अरेंजमेंट के ऊपर बिल्कुल करते हैं लेकिन उस डेटा के ऊपर नहीं करते, ठीक है। अगर किसी पर्सन ने किसी डेटा को फॉर एग्जांपल किसी सिटी के एरिया को डेटा को कलेक्ट किया और उसको अरेंज किया, अब उस अरेंजमेंट के ऊपर उसके राइट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब कोई और पर्सन उसी डेटा को यूज़ कर सकता है लेकिन किसी और अरेंजमेंट के अंदर, ठीक है, उस पर्टिकुलर एंटिटी की अरेंजमेंट को कॉपी नहीं कर सकता। होपफुली आपको सेक्शन 3 बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर अब भी कोई आपकी क्यूरीज हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम सेक्शन 4 की तरफ चल रहे हैं। सेक्शन 4 बेसिकली 2 सब सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। सब सेक्शन 1 के अंदर सिंपली पब्लिकेशन की मीनिंग बताई जा रही है, जबकि सब सेक्शन 2 के अंदर एम्बिग्यूटी होने की सूरत के अंदर क्या रेमेडीज़ अवेल करनी है वो बताया जा रहा है। सब सेक्शन 1 हमें बता रहा है कि हम पब्लिकेशन की मीनिंग को इस ऑर्डिनेंस के अंदर किस किस पर्पसेस के लिए हम किस तरह से किस वेज के अंदर यूज़ करेंगे। इस सब सेक्शन 1 के भी फर्दर 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, A B C। अब पार्ट ए के अंदर बेसिकली बताया जा रहा है अगर लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल या आर्टिस्टिक वर्क है तो इन तमाम वर्क की हम पब्लिकेशन कब मानेंगे, जब हम इस वर्क की मल्टीपल कॉपीज़, ठीक है, सुफिशिएंट अमाउंट पे उसकी मल्टीपल कॉपीज़ पब्लिक के सामने शाया कर दी जाए, ठीक है, उनको एक्सेस प्रोवाइड कर दिया जाए, तो तब हम मानेंगे कि अब इसकी पब्लिकेशन हो गई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ऑथर है, उसने अपनी कोई बुक लिखी है, अब उस पब्लिकेशन की सूरत में हम बोलेंगे कि हाँ अब ये पब्लिकेशन हो गई है, कि जब उस बुक की वो मल्टीपल मतलब एक्सेसिव अमाउंट के अंदर उसकी कॉपीज़ को बना लेगा, ठीक है, और फिर वो पब्लिक के लिए शाया भी कर देगा, ठीक है, अब उसका एक्सेस पब्लिक के पास चला जाएगा, तो अब हम बोलेंगे इसकी पब्लिकेशन हो गई है। अब बी के अंदर हमें बताया जा रहा है इन केस ऑफ सिनेमेटोग्राफिक वर्क। अब सिनेमेटोग्राफिक वर्क की पब्लिकेशन हम कब मानेंगे, जब वो सिनेमेटोग्राफिक वर्क जो है फॉर द पब्लिक सेल के लिए आ जाए, ठीक है, एज अ ऑफर फॉर सेल वो शाया कर दिया जाए, ठीक है, या फिर वो ऑन स्ट्रीम्स आ जाए, ठीक है। अब यानी कि पब्लिक के पास एक एक्सेस आ जाए कि वो सिनेमेटोग्राफिक वर्क को परचेज या सेल कर सकती हैं, या फिर वो मतलब ऑनलाइन भी, ठीक है, उसको परचेज कर सकती हैं। तो इन केसेस के अंदर हम बोलेंगे कि सिनेमेटोग्राफिक वर्क पब्लिश हो चुका है, इसकी पब्लिकेशन हो चुकी है।
अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है रिकॉर्ड से रिलेटेड। ठीक है, अब रिकॉर्ड के केस के अंदर हम कैसे बोलेंगे कि इस रिकॉर्ड की पब्लिकेशन हो गई है। अच्छा, सबसे पहले हमने ये चीज़ हमने याद रखनी है कि रिकॉर्ड का मतलब है साउंड ट्रैक्स ओनली। ठीक है, जब ये साउंड ट्रैक किसी फिक्स मीन के अंदर जैसे डीवीडी सीडी वगैरह के अंदर स्टोर हो जाते हैं तो अब हम इसको रिकॉर्ड कंसिडर करते हैं उस बेसिकली ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर ये साउंड ट्रैक्स स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, उनको हम रिकॉर्ड्स बोलते हैं। अब जब ये रिकॉर्ड सफिशिएंट अमाउंट के अंदर, ठीक है, सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर पब्लिक को शाया कर दी जाए, पब्लिक को एक्सेस उनको मिल जाए पब्लिक को, तो अब हम बोलेंगे कि उनकी पब्लिकेशन हो चुकी है, रिकॉर्ड्स की पब्लिकेशन हो चुकी है। अब ये जो आगे इतना सब कुछ लिखा हुआ है इसको देखकर कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सिंपली ये बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड्स ओनली साउंड की सिचुएशन में ही होगा। बाकी अगर वो ड्रामेटिक या किसी और वर्क के कंडीशन है तो उसके अंदर हम रिकॉर्ड्स कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ सिंपली अदर वर्क्स का जो फिक्स मीन है उसको एक्सक्लूड किया जा रहा है कि ये रिकॉर्ड्स नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली एक्सप्रेसली बोल रहा है कि इन तमाम चीज़ों के अलावा जो यहाँ पर मेंशन की हुई हैं, इनके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो सब रिकॉर्ड्स में आ जाती है। और रिकॉर्ड की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी यहाँ पर बेसिकली। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें इसका जो पॉइंट नंबर 1 है, इन केस ऑफ लिटरेरी ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क, अब यहाँ पर म्यूजिकल वर्क आ गया है तो इसको देखकर भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। हमने डेफिनेशन में देखा था म्यूजिकल वर्क के अंदर अगर म्यूजिक को रिटन फॉर्म में भी लिखा गया है तब भी हम उसको म्यूजिकल वर्क कंसीडर करते हैं, लेकिन रिकॉर्ड की सिचुएशन का साउंड होनी चाहिए। ठीक है, रिटन वर्क को हम रिकॉर्ड कंसीडर नहीं करेंगे। इसी तरह से सेकंड केस में बताया जा रहा है कि अगर स्कल्पचर्स या फिर आर्किटेक्चर वर्क वगैरह है तो ये भी रिकॉर्ड्स का डेफिनेटली काउंट नहीं होगा, चाहे आप फोटोग्राफ्स को इशू करें या इनग्रेविंग वर्क जो है उसको इशू करें, तब भी हम उसको रिकॉर्ड्स में शुमार नहीं करेंगे। अब सब सेक्शन 2 के अंदर हमें बताया जा रहा है, जैसा कि हमने सब सेक्शन 1 के अंदर देखा, पब्लिकेशन की एक शर्त बताई गई थी कि सफिशिएंट क्वांटिटी जो है वो पब्लिक के सामने उनको एक्सेस मिल जाना चाहिए। लेकिन अब ये सफिशिएंट क्वांटिटी, इससे मुराद क्या है? अब ये सफिशिएंट क्वांटिटी हम कैसे मानेंगे कि अब ये सफिशिएंट क्वांटिटी हो गई थी तो इसकी पब्लिकेशन हो गई? तो ये जो मामला है ये बेसिकली बोर्ड के पास जाएगा। ठीक है, बोर्ड रिस्पॉन्सिबल है अगर इस तरह का कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, इस तरह का कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि सफिशिएंट क्वांटिटी से मुराद क्या है, तो वो बोर्ड जो है वो डिसाइड करेगा। ठीक है, और उसका जो डिसीजन होगा वही प्रिवेल करेगा। सो ओके, मूविंग टूवर्ड सेक्शन 5। सेक्शन 5 में बेसिकली बताया जा रहा है अगर कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट होते हुए कोई वर्क जो है पब्लिश होता है तो उसको पब्लिश नहीं तस्वुर किया जाएगा। ठीक है, अगर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स हुई है, ठीक है, राइट्स की वायलेशन हुई है, कॉपीराइट्स की वायलेशन हुई है और कोई पर्सन पब्लिश कर देता है बाय इन्फ्रिंजिंग दी कॉपीराइट्स या बाय वायलेटिंग दी कॉपीराइट्स, तो उस वर्क को पब्लिश नहीं तस्वुर किया जाएगा। ठीक है, अगर वो किसी फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है वो किसी पर्सन ने सॉन्ग लिखा, ठीक है, और कोई अब उस सॉन्ग के ऊपर एक जो ओनर है उस सॉन्ग का, उसके राइट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन कोई दूसरा बंदा उसके अगर सॉन्ग को गा देता है, ठीक है, तो उसको पब्लिश नहीं समझा जाएगा। ठीक है, उसको अब पब्लिश नहीं समझा जाएगा, उसको परफॉर्म्ड नहीं समझा जाएगा। ठीक है, अब वो जिसने लिखा तो जो एक्चुअल ओनर है वही ओनर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली इस बात का परफॉर्म का मकसद क्या है, क्योंकि हमने देखा था अगर जब म्यूज़िक जो है जब इस तरह की चीज़ें परफॉर्म हो जाती हैं तो उसकी कॉपीराइट्स एग्जिस्ट करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बुक की। एक पर्सन ने बुक लिखी है लेकिन उसको अभी तक पब्लिश नहीं करवाया, लेकिन कोई और बंदा उससे पूछे बगैर उसकी बुक को पब्लिश करवा देता है, वही पूरी सफिशिएंट क्वांटिटी को ख्याल रखते हुए। तो अब यहाँ पर भले उसने सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर पब्लिश कर दी हो बुक्स, ठीक है, पब्लिक को एक्सेस प्रोवाइड कर दिया हो, अब फिर भी उसको हम पब्लिश्ड कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक वो बंदा इजाज़त ना दे दे, जो एक्चुअल ओनर है वो इजाज़त ना दे दे। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेक्शन 6। अब यहाँ पर सेक्शन 6 के भी 2 पार्ट्स हैं। अब इसका मकसद, सेक्शन 6 का मकसद ये है कि अब यहाँ पर ये बता रहा है कि किस पब्लिश्ड वर्क को तस्वुर किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा कि ये पाकिस्तान में पब्लिश हुआ है। इसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, तो इसका सब सेक्शन 1 हमें बता रहा है। सबसे पहला रूल तो इसने ये बता दिया कि अगर पाकिस्तान में एक जो सिंपली पाकिस्तान के अंदर वर्क पब्लिश हो गया, ठीक है, तो इसको हम पब्लिश कंसीडर करेंगे। आगे बताया नॉट विद स्टैंडिंग, ठीक है, यानी कि विदाउट सपोर्टिंग, कि
उसी वक्त साइमल्टेनियसली यानी उसी वक्त किसी और कंट्री में भी वही काम पब्लिश होता है, ठीक है। पाकिस्तान में पब्लिश हो रहा है और उसी वक्त दूसरी कंट्री के अंदर भी पब्लिश होता है, तो हम उस बात को तसव्वुर, उस बात को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। हम स्टिल मानेंगे कि वो पाकिस्तान में पब्लिश हुआ है, भले उसी वक्त किसी और स्टेट के अंदर भी पब्लिश हो रहा हो। बट इसके आगे एक और कंडीशन बता दी गई है अनलेस के साथ, कि बताया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान में वर्क पब्लिश हो रहा है और साइमल्टेनियसली किसी और स्टेट में भी पब्लिश हो रहा है, और उस स्टेट जो दूसरी स्टेट है उसका जो कॉपीराइट टर्म है वो शॉर्टर है, ठीक है, पाकिस्तान से शॉर्टर है, तो अब हम मानेंगे कि अब वो पाकिस्तान में पब्लिश नहीं हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई वर्क है, कोई म्यूज़िक है, ठीक है, वो पब्लिश होता है, या कोई बुक है वो पब्लिश होती है पाकिस्तान में, और उसी वक्त वो वर्क जो है इंडिया में भी पब्लिश हो रहा है, ठीक है। इस सिचुएशन में तो हम मानेंगे कि हाँ पाकिस्तान के अंदर पब्लिश हो गया है। लेकिन अब इंडिया जो है उस कॉपीराइट्स को, एक जो कॉपीराइट्स की टर्म है वो शॉर्टर कर देता है, ठीक है, लिमिटेड टाइम के लिए कर देता है। अब कॉपीराइट की जो टर्म होती है वो भी स्पेसिफाइड होती है, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड डिफाइन किया जाता है थ्रू लॉ। जो बोर्ड है, जो बेसिकल अथॉरिटी है, वो प्रोवाइड करती है कि इस मुद्दत तक आपके पास कॉपीराइट्स हैं इस पर्टिकुलर वर्क के ऊपर, इसके बाद आपके कॉपीराइट्स ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर वो शॉर्टर पीरियड है तो अब नहीं माना जाएगा कि अब वो पाकिस्तान के पास भी पाकिस्तान ने पब्लिश किया है, ठीक है। इसके लिए सिंपली पाकिस्तान को भी अपनी टर्म पीरियड को शॉर्टर करना पड़ेगा। अच्छा, अब फर्दर यहाँ पर ये जो साइमल्टेनियस कंडीशन है इसको डिफ़ाइन किया जा रहा है। अब साइमल्टेनियस से मुराद क्या है, क्या उसी दिन? नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज पाकिस्तान ने एक वर्क को पब्लिश किया है और आज ही इंडिया भी पब्लिश कर देता है, तो अब इसको हम साइमल्टेनियसली बोलेंगे? बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन इसका एक और क्राइटेरिया है, यहाँ पर 30 डेज़ का क्राइटेरिया है। अगर आज पाकिस्तान पब्लिश करता है, ठीक है, और विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ भी इंडिया पब्लिश कर देता है उसी सेम वर्क को, तब भी हम उसको साइमल्टेनियसली कंसिडर करेंगे। ओके, तो सबसेक्शन 2, अब सबसेक्शन 2 बेसिकली हमें बता रहा है शॉर्टर पीरियड के बारे में। जैसा कि हमने सबसेक्शन 1 के अंदर देखा था शॉर्टर पीरियड के बारे में, कि जिस स्टेट के अंदर शॉर्टर पीरियड होगा पब्लिकेशन उसके नाम हो जाएगी, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड डिस्प्यूट्स जो स्टेट्स के दरमियान अराइज होंगे वो सारे कहाँ जाएंगे, वो तमाम जो है वो बोर्ड के पास जाएंगे, ठीक है। बोर्ड बनाया जाएगा और उसके पास ये फैसला, उसके पास ये मैटर जाएगा, और जो वो फैसला सुनाएगा उसी को ही कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, अब ये जो शॉर्टर पीरियड जो ये है, इससे रिलेटेड हमारे पास बाकायदा तौर पे कन्वेंशन भी मौजूद है। इसे हम बैंड कन्वेंशन 1886 भी कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज़ ने रेटिफाई किया था और अपनी जो शॉर्टर टर्म पीरियड, जो बेसिकली टर्म पीरियड था फॉर कॉपीराइट, इसको फिक्स कर लिया था। आपको ये डेटा देखकर थोड़ा सा कॉपीराइट टर्म का आइडिया भी हो जाएगा। बेसिकली ऑथर की जो, जब तक वो ज़िंदा होता है तो उसके पास तो डेफिनेटली उसके कॉपीराइट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसके मर जाने के बाद भी कुछ टाइम पीरियड फिक्स किया जाता है और उस मुद्दत तक उसके पास कॉपीराइट्स एग्जिस्ट करते हैं, और इसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बेसिकली फ़ायदा उठा रहे होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट सेक्शन वी हैव सेक्शन 7। अब बेसिकली सेक्शन 7 के अंदर यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर जो ऑथर है उसकी नेशनैलिटी को किस तरह से रिकग्नाइज़ किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब एक ऑथर है, वो बेसिकली बुक को कंपोज कर रहा है, ठीक है, और उसी पीरियड के अब उसका जो कंपोजिंग पीरियड है वो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले जाता है, ठीक है, वो बहुत टाइम ले जाता है उसको अपनी बुक लिखते लिखते, और उसी दौरान वो एक स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में चला जाता है, उसके पास दोनों स्टेट्स की नेशनैलिटी आ जाती है, ठीक है। अब उसको किस स्टेट का नेशनलिस्ट माना जाएगा अंडर दिस ऑर्डिनेंस? तो यहाँ पर ये सेक्शन बेसिकली बोल रहा है कि इस कंपोजिशन के दौरान, ठीक है, जब उसने इस वर्क को कंपोज करना शुरू किया, इसके दौरान वो ज़्यादा मेजर पार्ट अपनी लाइफ का कहाँ रहा है, ठीक है, उसी का ही उसको नेशनलिस्ट माना जाएगा, उसी स्टेट का डोमिसाइल्ड पर्सन उसको माना जाएगा। सो सिंपली इस सेक्शन का पर्पस है उस ऑथर का लीगल स्टेटस उसको रिकग्नाइज़ करवाना, कि उसको बेसिकली डिटरमाइन करवाने में हेल्प कर रहा है कि उसका लीगल स्टेटस किस तरह से डिटरमाइन करवाया जाएगा। सेक्शन 8 हमें बता रहा है, यहाँ पर डोमिसाइल ऑफ कॉरपोरेशन से रिलेटेड बताया जा रहा है कि कब कॉरपोरेशन को डोमिसाइल ऑफ द पाकिस्तान समझा जाएगा। अगर वो
कॉरपोरेशन रजिस्टर्ड है पाकिस्तानी लॉ के अंडर, ठीक है, रजिस्टर्ड हुई हुई है, ठीक है, कॉरपोरेटेड है, तो डेफिनेटली वो पाकिस्तानी कॉरपोरेशन है, ठीक है। लेकिन अगर वो जो कॉरपोरेशन है इनकॉर्पोरेटेड है, यानी कि रजिस्टर्ड नहीं हुई हुई या उसके रजिस्ट्रेशन में कोई भी एम्बिगिटी है, तो अब उसका क्या देखा जाएगा, अगर वो फिजिकली पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है उसका बिजनेस, ठीक है, फिजिकली उसका पाकिस्तान में बिजनेस एग्जिस्ट करता है, तब भी उसको पाकिस्तानी कॉरपोरेशन माना जाएगा, उसको अंडर पाकिस्तानी लॉ ही डील किया जाएगा। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। होपफुली आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन स्टिल अगर आपका कोई भी क्यूरी है, कोई भी आपका इशू है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली आंसर यू देयर। और हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।